वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम न्यूरल नेटवर्क की एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे जो कि बहुत वास्ट है, बहुत डेंस है और इवन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और वो है, उस रीजन का नाम है हेल्थ केयर। अब देखिए, हेल्थ केयर एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा एजेंसी है, एक ऐसा सिनारियो है जिसके अंदर गलती की गुंजाइश जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। मतलब मशीन्स जो आपको आउटपुट देंगी वो इतना आपको रिलाय करना है कि उसके बेसिस पे आप किसी पेशेंट को कोई भी ड्रग आप या कोई भी मेडिसिन आप उसको दोगे। अब यहाँ पे चक्कर क्या है कि यहाँ पे जब ये हेल्थ केयर की बात हम करते हैं तो शुरुआती दौर के अंदर जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में थे तब टेम्परेचर चेक करने के लिए या कोई भी चीज़ के लिए छोटी छोटी मशीन्स आया करती थी। वो छोटी छोटी मशीन्स कुछ रीडिंग्स लिया करती थी। लेकिन आजकल की डेट में आप किसी पैथोलॉजी के अंदर चले जाए तो ये वो वहाँ पे बड़े बड़े कंप्यूटर्स और मशीन्स और सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं जो कि पर्टिकुलरली सिर्फ इसी के लिए कंप्यूटर्स बनाती हैं, मतलब इन्हीं का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए और इन्हीं के लिए, इन्हीं के सिस्टम को समझने के लिए, इन्हीं के जो भी डेटा सेट ये देते हैं, जैसे भी ब्लड का सैंपल दिया या किसी और चीज़ का सैंपल दिया, उसको एनालाइज करने के लिए बाकायदा डिजिग्नेटेड मशीन्स रखी जाती हैं। मतलब एक नॉर्मल सी बात है, एक पैथोलॉजी सेटअप करना है तो कम से कम उसका खर्चा 10 से 15 लाख रुपए आता है छोटी सी पैथोलॉजी सेटअप करने के लिए। तो वो चीज़ जो है, वो चीज़ एक्चुअल में क्या करती है, डेटा को रखती है। और डेटा को रखने के बाद उसको एनालाइज करती है, मॉडलिंग करती है और उसके बाद कोई भी कॉम्प्लेक्स क्लिनिकल प्रॉब्लम होती है उसके अक्रॉस क्या करती है, एक सॉल्यूशन देती है। या आपको ये कह लें कि सॉल्यूशन तो डॉक्टर देगा, लेकिन उसके खिलाफ एक चार्ट प्रिपेयर करके देती है कि इस बंदे का क्या क्या ब्लड टेस्ट के अंदर सैंपल हुआ और क्या क्या हमने टेस्ट किया। भाई एक ही ब्लड सैंपल से आप डायबिटीज भी चेक कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे इलाज जो हैं जो सिर्फ ब्लड सैंपल के दम पे चेक कर लिए जाते हैं। खैर, इसके लिए, इस हेल्थ केयर के लिए हमारे पास अब हेल्थ केयर के अंदर एक चीज़ नहीं आती। सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ डायग्नोसिस का इशू आता है कि डायग्नोसिस करा अपना काम हो गया। डायग्नोसिस भी अलग अलग तरह का होता है। डायग्नोसिस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हम इमेजेस पे रिलाय करते हैं, जैसे एक्सरे या सीटी स्कैन जो होता है या एमआरआई होता है, उसमें इमेजेस होती है और इमेजेस से डॉक्टर कोई डिसीजन बनाता है। एक्चुअल में क्या है कि पहले के डॉक्टर्स जो थे उनको ज़्यादा मेहनत लगती थी क्योंकि उनके पास थोड़े से इस टाइप के वेपन्स थोड़े कम हुआ करते थे, इस टाइप के हथियार थोड़े कम हुआ करते थे। लेकिन कंप्यूटर साइंस ने हेल्थ केयर में जितनी तरक्की करी है उससे अब डॉक्टर्स जो हैं वो पूरा पूरा रिलाय मशीन पे हो गए। आप किसी भी डॉक्टर के जाएंगे तो वो इलाज आपका बाद में करता है, पहले आपको टेस्ट लिख के देता है और वो सारे डिजिटल टेस्ट होते हैं। चाहे वो एक्सरे हो, चाहे एमआरआई हो या सीटी स्कैन हो या ब्लड सैंपल हो या एनीथिंग, एनी टेस्ट, सारे टेस्ट जो कंडक्ट किए जाते हैं वो सारे ऐसे ऐसे कंडीशंस में कंडक्ट किए जाते हैं जिनके अंदर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल जरूर हो रहा होता है और कंप्यूटर जो होते हैं उसकी मॉडलिंग करते हैं, उसको प्रॉपर इमेज फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में देना चाहे रिपोर्ट जनरेट करके डॉक्टर को देते हैं। खैर, डॉक्टर जब उसको इलाज करता है तो अब दो बातें होती हैं, या तो उसके पास उसका डायग्नोसिस जो करी है उसने, उसका उसके पास इलाज होगा, या अगर नहीं होगा तो आपको एक वाइड रेंज ऑफ ड्रग कंपटीशन, मतलब ड्रग जो होता है उसका कंपोजिशन भी आपको तय करना पड़ेगा कि कौन सा ड्रग इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए सूटेबल है। तो ये बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का जो डेटा होता है उस पर काम किया जाता है। और यहाँ पे हम एक्चुअल में हेल्थ केयर जो यूज कर रहे हैं वो एआई की वजह से यूज कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली देखा जाए तो यूज हमारा एएनएन होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हमने देखा क्लासिफिकेशन उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्लासिफाई बहुत अच्छा कर पाती है। अगर हमने किसी का सीटी स्कैन करा और उसको मान लीजिए अल्जाइमर है या नहीं है, तो अगेन वही जहां पे मेरी बात आती है ना, है या नहीं है, विच मीन्स क्लासिफिकेशन, कि आपके पास अल्जाइमर होने वाला जो है रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर किसी बंदे का आपने सीटी स्कैन करा और उसका सीटी स्कैन में अल्जाइमर के सिम्टम्स पाए गए तो उसको बोल दिया जाएगा कि उसको अल्जाइमर है। और अगर किसी के नहीं पाए गए तो उसको बोल दिया जाएगा कि इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, इसको बिल्कुल सही है, ये मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के पास ये डेटा सेट भी होना चाहिए कि किस तरह से बीमारियां जो होती हैं उनके रिकॉर्ड्स, उनका ट्रैकिंग होनी चाहिए, तभी तो वो किसी अच्छे और बुरे के बीच में फैसला कर पाएंगे। और क्लासिफिकेशन का मतलब यही होता है कि आपको वो लाइन पता होनी चाहिए जिसमें एक तरफ 0 होता है और एक तरफ 1 होता है। और ये जो चीज़ है ये बेसिकली एएनएन का एक बहुत अच्छा पार्ट है। मतलब आप कोई भी न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे तो क्लासिफिकेशन तो बड़ा सिंपल सी बात है, वो करा ही लेता है क्लासिफिकेशन। उसके बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो कंप्यूटेशन मॉडल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और इसको एक्चुअल में कैसे होता है कि ये पैरेलली जैसे ब्रेन वर्क करता है, जैसे ब्रेन के न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी वर्क करे। और ब्रेन जो होता है डॉक्टर का वो भी
कई कॉम्प्लेक्स इश्यूज को, कई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उसके न्यूरॉन सारे हाईली इंटरकनेक्टेड रहते हैं और सारे पैरेलली काम कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो हम न्यूरॉन बनाते हैं, मतलब जो उसका बायोलॉजिकल नर्वस सिस्टम है डॉक्टर का, हमारा भी न्यूरल नेटवर्क क्या करे, वैसे ही काम करे। और जिस तरह से प्रोस एंड कॉन सारी चीजें सोच के डेटा को एनालाइज करना, एनालिटिक्स लगाना है उसके अंदर, उसके बाद डिसीजन बनाए। मतलब ऐसा कोई वेग सॉल्यूशन ना दे, क्योंकि वेग सॉल्यूशन दिया तो जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसकी जान भी जा सकती है और ये बहुत बड़ा लॉस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस आप एरिया में काम कर रहे हो, जिस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में काम कर रहे हो, ये उतना रियलिस्टिक होना चाहिए जितना रियलिस्टिक किसी एक डॉक्टर का, किसी एक सर्जन का ब्रेन होता है, जो कि इन्फर करता है और किसी बीमारी के इलाज तक पहुंचता है किसी एक मरीज की जान बचाने के लिए। अब यहाँ पे जो मेडिकल डायग्नोसिस है, मेडिकल डायग्नोसिस सबसे ज्यादा काम करती है। अब पर्टिकुलरली देखा जाए तो मेडिकल डायग्नोसिस कौन करते हैं, हम एआई यूज करते हैं उसमें। लेकिन एआई तो मैंने आपको जैसे बताया था ना सिलेबस शुरू होने में, कि एआई तो इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। एआई के अंदर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर आती है डीप लर्निंग। क्या आती है? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मॉडल जो है ना, आज की डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे डीप लर्निंग तो आपको ढेर सारे रिसर्च पेपर मिलेंगे और ढेर सारा कंटेंट मिलेगा। डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट यही है कि डीप लर्निंग मतलब उस पर्टिकुलर बीमारी को सिर्फ आपको हाँ या ना नहीं बोलना कि साहब किसी बंदे को अल्जाइमर है या नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं है या है, ऐसा बोल के नहीं आना। ऐसा बोलोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर उसको है मान लीजिए, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसके खिलाफ एविडेंसेस हैं। कुल मिला के डीप लर्निंग एविडेंसेस देता है। जो जितने ज्यादा एविडेंसेस डॉक्टर के पास आएंगे, उतने ज्यादा एविडेंसेस का फायदा जो होगा वो डॉक्टर उठाएगा और उस पेशेंट की एक्चुअल बीमारी तक जाएगा। मतलब आप नहीं कह सकते किसी को भी कि अरे तो पागल है। नहीं, पागल वर्ड तो वेग वर्ड है, एक कॉमन वर्ड है। लेकिन आपको अगर उसको कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की जड़ तक जाना है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम में क्या होता था कि हमारे पास चीजें कम थी, इक्विपमेंट्स कम थे, हम याद मतलब इतना था नहीं हमारे पास एक्सपोजर। लेकिन मेडिकल साइंस के अंदर भी जो ह्यूमन एनाटॉमी है, उसको भी अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ने या बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने इतना वास्ट कर दिया है कि एक डॉक्टर जो है वो अब सिर्फ एमबीबीएस नहीं करता। उसका काम एमबीबीएस चल के तो सिर्फ वो जनरल पढ़ाई कर रहा है। उसको इस टाइप की स्पेशलाइजेशन भी आनी चाहिए कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा डायग्नोसिस होता है, उस डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है, मशीन्स कैसे ऑपरेट करती हैं, जब डायग्नोसिस की रिपोर्ट आएगी तो हमें क्या करना है उसके अंदर। और उसके बाद जो भी नया फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है जो ऑफर कर रही है उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, मतलब डीप लर्निंग होनी चाहिए डॉक्टर को भी उस रिपोर्ट को समझने के लिए। पहले काम ऐसा नहीं होता था, पहले बड़ा आसान था। मतलब जहां तक मैं जानता हूँ तो पहले इतना नहीं था कि उन्होंने बुखार के लिए अगर बोला जाए तो 4 तरह की दवाएं होती थी। मतलब 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि 4 तरह की दवाएं होती थी। उन्होंने एक टेस्ट करी, ज्यादा तो एक में सही हो जाता था बंद, नहीं हुआ तो दूसरा दे दिया, नहीं हुआ तो तीसरा दे दिया, ये हॉस्पिटल में एडमिट करके ट्रिप। अलग कुल मिला के जनरल इलाज थे, क्योंकि इलाज के कॉन्टेंट ही इतने कम थे। मेडिकल साइंस जो है जिसने तरक्की अभी पिछले 20 साल में करी है, उतनी तरक्की उसने पिछले 100 साल में नहीं करी। जो इन्वेंशन 100 साल 200 साल पहले हुए वो कुछ भी नहीं है जो अभी 20 साल के अंदर हो गए। 20 हर दिन एक कोई ना कोई नई रिसर्च आ रही है। कोई कैंसर को डिटेक्ट कर रहा है, कोई डायबिटीज को डिटेक्ट कर रहा है, कोई लंग कैंसर को डिटेक्ट कर रहा है, कोई ब्रेन ट्यूमर को डिटेक्ट कर रहा है, कोई हार्ट डिसीज के अंदर अर्ली प्रोडिक्शन कर रहा है नया डेटा लेके। तो ये इतने सारे एरियाज जो है वो बढ़ते गए, और वो इस वजह से बढ़ते गए। इस वजह से उसकी वजह है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए उसके अंदर कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बना के और ट्रेनिंग सेट डेटा सेट दे के और ट्रेन करके सिस्टम को इतना रोज बना देते हैं कि इसको सबसे अभी एक्टिव रिसर्च, सबसे लेटेस्ट रिसर्च बोला जाता है। खैर, अब जो न्यूरल नेटवर्क की एवोल्यूशन हुई मेडिकल डायग्नोसिस के लिए, उसको इन्होंने सबसे जरूरी जो इसके अंदर चीज मानी वो मानी स्कैनिंग। सबसे जरूरी चीज क्या मानी? स्कैनिंग। यार तुम तो एक काम करो, कोई भी आए मरीज उसको स्कैनिंग के लिए भेज दो। अगर उसको जो जिस भी बॉडी पार्ट में उसकी तकलीफ है, हर हमारे लिए हर चीज के लिए मशीन है, और हम क्या करेंगे उस मशीन की जब रिपोर्ट आएगी तब हम बात करेंगे। अब न्यूरल नेटवर्क जो है, न्यूरल नेटवर्क को भी क्या है कि अगर आप न्यूरल नेटवर्क को डिजाइन कर रहे हो और उसको स्कैनिंग कराना है, तो स्कैनिंग के लिए भी उसको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ एल्गोरिथम एक लगाई और एल्गोरिथम लगाने के बाद उसको चालू कर दिया मशीन को, वो कहा कि चलो अब तो ठीक है यार ये मशीन तो बिल्कुल सही टेस्ट करेगी। नहीं, आपको डेटा सेट देना पड़ेगा उसके अंदर प्रॉपर। उसकी ट्रेनिंग जो है वो जितनी ज्यादा होती जाएगी, वो मशीन भी उतना ही एनालाइज कर पाएगी सही से। वो मशीन, हाँ वो बात अलग है, कंपनीज क्या करती है बना बना के, जब जब मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि इस टाइप की मशीन बना रही है, तो वो ऐसा नहीं करती मार्केट में लॉन्च कर दिया अब आप ट्रेनिंग कर लेना और ये ट्रेनिंग का उसका सेट है गुजार लेना, उसके बाद फिर कोई पेशेंट आए तो उसको इलाज करना। हाँ, वो
उनकी कंपनीज के अंदर ही उस मशीन को चालू करके, और उनके पास 100 लोग या 200 लोग या 300 लोग होते हैं ऐसे जिनके ऊपर वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं और लर्निंग करवाते हैं मशीन की। उसके बाद ही वो रेडी टू सेट होती है, किसी हॉस्पिटल को सर्व करेगी या किसी क्लिनिक को सर्व करेगी। यही एक प्रॉपर तरीका होता है। आपने सुना होगा जब कोरोना के हम वैक्सीनेशन की बारी आई थी, तो कोरोना भी अलग अलग फेसेस से वैक्सीन बनी थी उसकी। स्टेज 1 50 लोगों को चेक कर लो, 50 लोगों को बीमारी है, ठीक है, उनको टेस्ट करा, देखा कितने सही रहे, फिर आगे बढ़े। अगर ये 50 के 50 बच गए तो आगे बढ़ो 100, फिर 1000, फिर 5000, ऐसे करते करते उन्होंने क्या करा था, जब तक मार्केट में दवा को नहीं उतारा जाता, जब तक की प्रॉपर टेस्टिंग ना कर ली जाए। तो इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी यही होता है कि आप सिर्फ 1 या 2 पेशेंट को देख के नहीं बोल सकते कि हाँ हमने मशीन बना दी जो कि ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर लेगी या गैस्ट्रिक कैंसर को डिटेक्ट कर लेगी या कोई भी बीमारी को डिटेक्ट कर लेगी। उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद, मतलब उसको लर्निंग आनी चाहिए, वो लर्निंग प्रोसीजर से गुजरे, और जिस तरह से हम रिकॉग्नाइज करने का जो तरीका है उसको भी और एडवांस करते जाएंगे। तो डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कई सारी मुश्किलात हमारी सॉल्व हो जाती हैं और कई सारी बीमारियां भी हमारी दूर हो सकती हैं। और इसके लिए जो उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी जो सेंसिटिविटी है उस बीमारी की, वो बिल्कुल परफेक्ट होगी अगर आप ये वाले मॉडलिंग यूज करेंगे। अब डीप लर्निंग का जो एडवांसेस हैं जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में है, वो उससे मिलता क्या क्या है? मिलता क्या है? आपको एफिशिएंसी मिलती है, बिल्कुल एफिशिएंसी मिलेगी। एफिशिएंसी के बाद आपको दूसरी चीज जो मिलेगी वो एक्यूरेसी मिलेगी। मतलब आपने जितना एक्यूरेट ये होगा, इसका मॉडलिंग होगी, उतना एक्यूरेट किसी की, और इससे आम पब्लिक की भरोसा भी मिलता है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट। भाई रिलायबल नहीं होगा तो मैं तो नहीं करा रहा टेस्ट, मैं मशीनों पे बिलीव ही नहीं करता। बहुत से लोग पहले करते थे, आज से 10 साल पहले, भैया हम तो नहीं जा रहा है किसी टेस्ट में, हमें मशीन पे भरोसा नहीं, मशीन पता नहीं क्या से क्या बता दे। और बहुत से लोग इसी उसमें चले भी जाते थे दुनिया छोड़ के। लेकिन आजकल के जो यूथ है, आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की और इवन वर्ल्ड की भी, वो सारी की सारी मशीन पर रिलाई कर रही है और उन मशीन्स को बिलीव कराती है। वो मशीन को, मतलब मशीन पे बिलीव होता है, उनको एक फेथ होता है कि ये मशीन गलत जवाब नहीं देगी। ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर साहब कुछ और बोल रहे हैं, मशीन कुछ और बोल रही है, डॉक्टर साहब वही बोलेंगे। इवन डॉक्टर साहब खुद मशीन देख रहे हैं, तो आपको मशीन पर रिलाई करना ही पड़ेगा अगर आप डॉक्टर पर रिलाई कर रहे हो तो। तो कुल मिला के बात इतनी सी आ गई कि इसके एडवांसमेंट इतने बड़े कि हमने ये 3 चीज़ें, इसकी एक्यूरेसी इतनी सही थी और इतनी बढ़िया था कि आपने इसको ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। और शायद आपकी आने वाली जो जनरेशन है वो तो खैर और बल्कि रिलाई हो ही जाएंगी। कहने का मतलब ये सारी बातें बताने का कि इन सबको तैयार करने के पीछे जो था वो ये था, न्यूरल नेटवर्क जितना बढ़िया बनाओगे उतना आपको फायदा मिलेगा, जितनी अच्छी उसकी ट्रेनिंग करोगे। अच्छा, अकेला न्यूरल नेटवर्क आप बनाओ ना तो बिल्कुल एक ऐसा बॉक्स की तरह होता है जो कि कुछ किसी काम का नहीं है। जब तक कि आप उसकी ट्रेनिंग नहीं करोगे तब तक उस पर कुछ नहीं कर सकते, आप कोई काम ही नहीं कर सकते, वो किसी काम का ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे डस्टबिन की तरह रहेगा। न्यूरल नेटवर्क की डिजाइन करना ही मेन काम नहीं होता, न्यूरल नेटवर्क की टेस्टिंग करना मेन काम। और टेस्टिंग के लिए लगती है लर्निंग, और लर्निंग करानी पड़ती है आपको काफी दिनों तक। और कराने के लिए खैर करा के एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाते हो, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाते हो, तब जाके आप उसको मॉडलिंग करके उसको बेच सकते हो। खैर, इतनी सारी अच्छाइयाँ और इतनी सारी अच्छाइयाँ मैंने आपको बता दी। और ये अच्छाइयाँ जो हैं इसमें एक छोटा सा ग्लिंच ये भी है कि यहाँ पे पेशेंट्स को हमेशा चाहिए रहता है कि डायग्नोसिस होने के बाद जो भी डिफेक्ट आया है उससे उसको निजात मिल जाए। जैसे मान लीजिए कोई बंदा फाकी में इम्पैक्ट हो गया किसी बीमारी से, और उसको सही में कोई बड़ी बीमारी, बड़ा रोग लग गया, जो कि रिपोर्ट आई और उसकी स्कैनिंग के अंदर पता लग गया कि उसको कोई XYZ बीमारी है। अब फ्यूचर क्या है इसका? इसका फ्यूचर ये है कि अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग है ना पेशेंट की बीमारी के बारे में मालूमात सिर्फ उसको दे पा रहे थे, इसके आगे कुछ नहीं हो रहा था। और हमारी सोसाइटी को अब क्या चाहिए? यही मशीन इन्फ्लुएंसिंग करके उसका इलाज भी बताए। पुराने जमाने में वैद्य जो होते थे, पुराने वैद्य जो होते थे, या पुराने टाइम में उसको नफ्स को देखते थे वो, और पूरी बीमारी एक्सप्लेन कर देते थे। अच्छा, इसमें कुछ ढोंगी भी होंगे लेकिन कुछ सही भी होते थे जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट बताते थे। और जंगल से कोई भी उन्होंने जड़ी बूटी पीसी पासी और आपको दे दी, और उसके बाद आपने देखा कि वो इलाज सही भी हो जाता था। तो सबसे पहले तो बिलीव उस मशीन को, उस वेजी पे आपको होगा, तभी आप पहले सही हो पाओगे। दूसरा, उनको ये मालूम था कि ये बीमारी आई है, या जो भी कभी भी किसी जमाने में अगर प्लेग फैला होगा या कोई ऐसी बीमारी जो बिल्कुल नई होगी, तो उन्होंने उस बीमारी की पहले स्टडी करी, उसके बाद उसकी दवा की स्टडी करी। अभी हम क्या है कि ये मशीन है ना, हमारी दवा की स्टडी को थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ एक टाइम ऐसा भी आएगा कि शायद
हम जाएंगे और मशीन हमें दवा भी सजेस्ट कर दे, कंपोनेंट जो है उसके सजेस्ट कर दे। खैर, तो पहली बात मैंने क्या बताई कि डायग्नोसिस का काम आता है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और जो भी आपका डेटा है जितना वो बढ़ता जाएगा उतनी बीमारी के इलाज जो है, मतलब बीमारी का डायग्नोसिस हो वो बहुत अच्छा कर पाएगा, चाहे वो हार्ट डिजीज हो या कैंसर हो या कोई भी बड़ी बीमारी हो जो मेजर इश्यूज होते हैं, डेथ के कारण होते हैं, वो जितने ज़्यादा आप उसके अंदर मशीन में फीड इट कराओगे वो मशीन पुरानी नहीं होगी, बल्कि वो मशीन एक्सपर्ट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा आता है कि जो भी बायोकेमिकल एनालिसिस है वो होना चाहिए। बायोकेमिकल एनालिसिस मतलब जिस भी तरह की आप स्कैनिंग कर रहे हो, आइदर यूरिन टेस्ट हुआ या ब्लड टेस्ट हुआ, ये सारे सैंपल्स लेके जो क्या होता है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल है तो डायबिटिक है तो ग्लूकोज लेवल, और अगर उसको आयरन लेवल चेक करना है तो उसके फ्लूइड्स को चेक किया जाता है। तो अलग अलग तरह की जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होती है उसके अंदर हम बंदे के टेस्ट करके परफॉर्म करते हैं, दैट इज बायोकेमिकल टेस्ट। अब ये भी टेस्ट जो है ये भी मशीन से तैयार हो रहा है। उसके बाद आता है इमेज एनालिसिस, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी आप कभी कोई एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई कुछ भी कराते हैं, तो आप डिटेक्ट कर पाते हैं बीमारियों को, और जो कि बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 3 चीजें होती हैं, वो डॉक्टर अमूमन तौर पे मैंने देखा है कि डॉक्टर जो है वो बायोकेमिकल एनालिसिस और इमेज एनालिसिस दोनों करवाते हैं। अगर कोई बीमारी होती है, अगर किसी को सही में कैंसर है तो उसका ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे, ब्लड सैंपल भी लेंगे, और साथ ही साथ उसको पेट स्कैन या सीटी स्कैन जो है या जो भी स्कैन जिस भी जगह पे उसको लगता है ऐसा, उस जगह का स्कैनिंग जरूर कराएंगे। वो दोनों रिपोर्ट्स को साथ रख के बुलाते हैं पेशेंट को। अब ड्रग कंपनी ड्रग बना रही है, डॉक्टर के पास ये पता है कि इसका ड्रग का इलाज क्या है, लेकिन हमारी मशीन को हमें क्या करना है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो लर्न करे, और उसको दुनिया में जितने कंपाउंड, जितने सब्सटेंस, जितने एलिमेंट्स हैं, जितनी दवाइयाँ बनाने में जो जो चीज़ों मटेरियल लगता है, उसे सबकी अगर नॉलेज होगी तो शायद वो कोई बहुत अच्छा ड्रग बना जाए। लेकिन एक बात का इसमें ख्याल भी रखना है कि ऐसा ना हो कि कोई सा ड्रग किसी ड्रग से मैच ना खा रहा हो और वो बॉडी को नुकसान पहुंचा दे, या फिर कोई सा ड्रग किसी दूसरे ड्रग के इम्पैक्ट को खत्म कर दे, ये भी हो सकता है। तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। डॉक्टर्स भी कभी कभी गलती कर जाते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है उनसे, जो उनकी दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती है ना, लेकिन वो उसको कॉम्पनसेट कर देते हैं, उसको कुछ इस तरह से फिर वो करते हैं कि वो मतलब आपको जो जो भी रिएक्शन हुआ है ना वो रिएक्शन सही भी हो जाए, उसका इलाज भी वो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मशीन ने एक गलती करी ना तो पूरी दिक्कतें हो जाएंगी। अब मशीन गलती ना करे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर मशीन गलती ना करे तो भाई आपने जैसे बीमारियों का डेटा सेट उसको दिया है ना, वैसे दवाइयों का भी डेटा सेट दे दो उसको, और दवाइयों का डेटा सेट गलत मत देना, और उसको इन्फ्लुएंसिंग करने का थोड़ा मौका दो, थोड़ा टाइम दो, और पहले छोटी छोटी बीमारियों की तरफ बात करें, छोटी छोटी बीमारियों की मॉडलिंग करें, छोटी छोटी बीमारियों के छोटे छोटे इलाज मॉडलिंग करें, फिर धीरे 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 करके आप, चाहे वो बायोकेमिकल एनालिसिस हो चाहे इमेज एनालिसिस हो, उसके दम पे वो क्या करे, एक दवा का डेवलपमेंट बताए कि भाई आप इस दवा को, इस कॉम्बिनेशन को लेके आ जाइए और खा लीजिए। शायद इससे थोड़ा नुकसान भी होगा, ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स को काफ़ी नुकसान होगा, बट ये ऐसा तरीका होगा क्योंकि आने वाला फ्यूचर है, और शायद आज आज नहीं लेकिन 10 साल, 20 साल, या शायद 25-50 साल बाद, या हम लोग के मरने के बाद ये चीज़ अप्लाई हो जाए, और शायद इसको अप्लाई करने के लिए डॉक्टर्स ही सामने आए, क्योंकि ये चीज़ डॉक्टर्स के बगैर पॉसिबल नहीं है। ये तो चलो हमने बिना डॉक्टर के अब कर ली, लेकिन ये जो चीज़ है ये डॉक्टर्स के बगैर, ऐसा नहीं है डॉक्टर की यूटिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के बाद इसका सभी कुछ डॉक्टर्स के हाथ में रहेगा, तो वो न्यूरल नेटवर्क जो होगा वो डॉक्टर के पास होगा। खैर, एनीवेज, हाँ, हम इतनी बात पे इस टॉपिक को रोकते हैं, और ये था हेल्थ एनालिसिस, हेल्थ केयर, जिसके अंदर भी दवाइयाँ, मतलब किसी बीमारी को स्कैन करा जाता है, पकड़ा जाता है, और फिर उसकी रोकथाम के लिए उसके लिए ड्रग बनाई जाती है, और इन सब में हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है वो कारगर साबित हो रहा है, और शायद होता रहेगा, और हम इसके आगे प्रोग्रेस करके इसके फ्यूचरिस्टिक जो अप्रोचेज हैं उनको फॉलो करके हम शायद उस लेवल पे भी पहुंच जाएं जहाँ पे हम मशीन पे डिपेंडेंट होंगे कोई बीमारी के आने के बाद। थैंक यू सो मच।